नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा नवम में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय 2 रूसी क्रांति के भाग 5 का अध्ययन करेंगे। इसमें हम आज पढ़ेंगे पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। देखिए, 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, जिनको कि केंद्रीय शक्तियां कहते थे, और दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, और उसके बाद उसके अंदर इटली और रोमानिया भी शामिल हो गए। ये इसका दूसरा गुट था। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे। क्या थे? विशाल वैश्विक साम्राज्य, यानी इनके पास ऐसे बहुत सारे देश थे जिनके ऊपर इनका अधिकार था। इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। तो देखो, कई देशों में इनके अधिकार होने के कारण परिणाम ये हुआ कि ये युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। जो ये युद्ध हुआ दो शक्तियों के बीच में, केंद्रीय शक्तियाँ और एक अन्य शक्तियों के बीच में, इनको पहला विश्व युद्ध कहा गया। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला। जो रूस थे, रूस के नागरिक, इनको काफ़ी समर्थन मिला। जनता ने जार का साथ दिया। किसका साथ दिया? जार का। जार कौन? वहाँ का शासक, रूस का शासक। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों में सलाह लेना छोड़ दिया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध ज़्यादा खिंचता गया, लंबा होता गया, तो ड्यूमा ने क्या करा? जो अन्य पार्टियाँ थी, मुख्य पार्टियाँ, उनसे सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने गई। मतलब जर्मनी के खिलाफ लोगों की भावनाएं दिनों दिन बढ़ती गई। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया गया। जो जर्मन के विरोधी लोग थे, उन्होंने क्या करा? उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल दिया और क्या करा? पेट्रोग्राद। क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था और वो जर्मन लोगों के विरोधी थे। जारीना कौन थी? जार की पत्नी। तो जार की पत्नी महारानी अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारों, खास तौर पर रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया था। देखो, जो उसकी पत्नी थी जार की अलेक्सांद्रा, वो जर्मनी की रहने वाली थी, और जो उसके सलाहकार थे वो भी घटिया थे, उसको गलत सलाह देते रहते थे। इसलिए वहाँ पे रासपुतिन नामक एक सन्यासी था, उसने भी इस राजशाही को और अलग लोकप्रिय बनाने में काफ़ी मदद की। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। जो देखो, पूर्वी मोर्चे जो और पश्चिमी मोर्चे पे जो युद्ध हो रहे थे, वो दोनों आपस में कई मायने में अलग थे। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों में से लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया, यानी उनकी हिम्मत, सांस को तोड़ दिया। जब बहुत सारे सैनिकों की युद्ध में मौत हो गई, तो इससे उनका हौसला पस्त हो गया, हौसला टूट गया। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे इस युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध में 1917 तक कितने लोग मारे जा चुके? 70 लाख। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाले फासलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला। रास्ते में जो भी इमारतें पड़ी, फसलें पड़ी,
खेतों को नष्ट कर दिया ताकि दुश्मन की सेना वहाँ नहीं टिक सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में लगभग 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। शरणार्थी यानी दूसरी जगह शरण लेने को मजबूर हो गए। इन हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। मतलब जनता के प्रति सरकार अलोकप्रिय हो गई। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। तो इससे क्या हुआ, युद्धों से उद्योगों पर बुरा असर पड़ा। रूस ने अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई। देखो, पहले उद्योगों की, कल कारखानों की दशा तो पहले भी वहाँ बुरी थी, लेकिन अब इस युद्ध के बाद जो बाहर से मदद मिलती थी, आपूर्ति जो सप्लाई होती थी, वो भी बंद कर दी गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो गया था। जिस रास्ते से इनका विदेशी व्यापार होता था या सामान आता था ज़रूरतमंद का, उन पर क्या हुआ, उस क्षेत्र पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे। जो यूरोप के जो बाकी देशों के उपकरण थे वो तेज़ी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। वो जो वहाँ की जनता थी, क्रांतिकारी लोग, असंतुष्ट लोग, उन्होंने रेल की पटरियाँ तोड़ना शुरू कर दिया। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। जो हट्टे कट्टे लोग थे, जिनका स्वास्थ्य अच्छा था, शरीर मजबूत था, उन लोगों को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मज़दूरों की कमी पड़ने लगी और ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। वर्कशॉप यानी कल कारखाने। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। जो जितना भी वहाँ पे अधिकांश अनाज पैदा होता था वो कहाँ जाने लगा, सैनिकों के लिए मोर्चे पे यानी सीमाओं पर जाने लगा। तो इससे हुआ क्या, शहरों में रहने वाले लोगों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। 1916 की सदियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। तो इस स्थिति में क्या हुआ, वहाँ पे दंगे होने लगे। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत ख़राब थी। 1917 तक तो आते आते राजधानी जो वहाँ की पेट्रोग्राद थी उसकी हालत बहुत दयनीय हो गई। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के देखो, मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थीं। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वो भी इसी तरह का था। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ रही थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। इसलिए संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वो जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए जो कोशिशें की जा रही थी उनका विरोध कर रहे थे। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। तालाबंदी का मतलब उसको बंद कर दिया गया। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखाने में हड़ताल का नेतृत्व कौन कर रही थी, औरतें कर रही थी। और इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। 22 फरवरी को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हड़ताल का नेतृत्व महिलाएं कर रही थी। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी
आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार और पुलिस को तैनात कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।